लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने संसद के कामकाज को देखा था कि संसद कैसे काम करती है, क्या उसका शेड्यूल होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें शामिल होती हैं। उसी क्रम में आज हम संसद के एक महत्वपूर्ण काम उनकी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि संसद की समितियां क्या होती हैं, क्यों उन्हें बनाया जाता है तथा वे कैसे काम करती हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। संसदीय समितियां। सबसे पहली बात, समितियों को क्यों बनाया गया, इन्हें लाने का आधार क्या था। तो जैसा आप सब जानते हैं, संसद वर्ष के कुछ ही दिनों में काम करती है, कुछ ही बैठकें उसकी होती हैं। जो सामान्यतः उसका अधिवेशन होता है कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद वह स्थगित हो जाता है। उसे 3 भागों में सामान्यतः बांट दिया गया है, एक बजट सत्र, एक आपका शीतकालीन सत्र और एक आपका होता है मॉनसून सत्र। इन कम समय में जब संसद बैठती है तो उसके पास काम करने के लिए बहुत सारा कार्यभार होता है, बहुत बोझ उसके ऊपर काम करने के लिए होता है। साथ ही में राजनीतिक कारण से उसकी जो कार्यवाही है वो भी बार बार स्थगित करना पड़ता है, बार बार उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए संसद की कार्यवाही को अच्छे से चलाने के लिए समितियों का निर्माण किया गया। ये समितियां वर्ष भर कार्य करती हैं, जो कार्य इन्हें सौंपे जाते हैं। सामान्यतः इन समितियों का कार्य संसद को परामर्श देना है, सुझाव देना है, जिस भी विषय पे उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है। तो यदि हम समराइज करके समझें कि समितियां क्या है, तो संसद के कार्य को बोझ को कम करने के लिए एवं जरूरी विषयों पर पर्याप्त चर्चा करने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। कार्य के बोझ को तो आप समझ गए होंगे। जरूरी विषयों पर पर्याप्त चर्चा क्या होती है, तो पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि विधेयकों का निर्माण कैसे किया जाता है। उसमें आपने एक प्रावधान देखा था कि किसी भी विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता है तो अगर संसद सामान्य रूप से चाहे, सदन के सदस्य चाहे, तो उसे पर्टिकुलर एक सदन की प्रवर समिति को, एडहॉक माफ कीजिएगा, प्रवर समिति को या फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाता है, ताकि उस विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पे अच्छे से चर्चा हो सके। उस प्रावधान के द्वारा क्या निष्कर्ष निकलेंगे, उनके क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी, इन सभी बातों पे जो निष्कर्ष होगा वह समिति बताती है तथा उस विधेयक से संबंधित जो भी सुझाव है वह भी अपने तरफ से प्रस्तुत करती है। क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रत्येक विधेयक पे इतनी गहन चर्चा करे, तो वह समितियों के माध्यम से यह कार्य करवाता है। आपने सामान्य रूप से देखा भी होगा कि कई बार विपक्ष के दल के द्वारा या कई अन्य सदस्यों के द्वारा भी यह बात कही जाती है कि पर्टिकुलर विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया है, इसे प्रवर समिति को या संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए ताकि इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इसे पारित किया जाए। ऐसी मंशा, ऐसी रिक्वेस्ट लोगों के द्वारा सदन में सरकार से या अध्यक्ष के माध्यम से की जाती है। अब इन समितियों को कब लाया गया, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि जो संसदीय समितियां है उनकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, आपके केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब से लागू हुई, यह क्वेश्चन भी बनता है, तो वह भी आपका 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। उससे पहले प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और यह व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई। तब 2 सदन बनाए गए थे, एक था आपका राज्य परिषद और दूसरा था आपका जनता का सदन। मिलते जुलते नाम के अनुसार 1954 में इनके नाम बदल दिए गए। राज्य परिषद बना आपका राज्यसभा और जनता का सदन आपका बन गया लोकसभा। ये जो बातें मैंने अभी की, ये तीनों बातें आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, विभिन्न एग्जामों में ध्यान रखिएगा, काफी इजी पूछे जाते हैं। अब ये जो समितियां होती है इनको भी 2 प्रकार में बांट दिया गया, एक है स्थायी समितियां, एक है अस्थायी समितियां। पहले चर्चा करेंगे स्थायी समितियों की। स्थायी समितियां क्या होती हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी समितियां जो हमेशा अस्तित्व में रहें,
स्थायी समितियां कहलाती हैं। इनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, अर्थात इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। उसके बाद नए सदस्यों को चुना जाता है। स्थायी समिति को दो और वर्गों में विभाजित कर देते हैं। क्या है वे वर्ग? तो लोक लेखा व विभागीय समितियां, अर्थात पहला ऐसा वर्ग है जो सरकार के, देश के पैसों से संबंधित, उसके लोक लेखों से संबंधित जो भी बातें हैं उन पे चर्चा करती है। दूसरी समिति होती है विभागीय समितियां, जो सरकार के विभिन्न विभाग होते हैं उन पे चर्चा करती है। आगे हम डिटेल में सबको अभी देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थायी समितियां क्या है। तो संसद में लगभग 20-21 प्रकार की प्रमुख स्थायी समितियां हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख की चर्चा करेंगे जो पेपर में पूछी गई हैं या जिनके पेपर में आने की संभावना होती है। बाकी को आपके नोट्स में मैं रिटर्न करके दे दूंगा। सबसे पहला है आपका लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। गठन कब हुआ? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसे लाया गया। इसका गठन 1921 में किया गया था। गठन कैसे होता है? तो 1 वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, अर्थात जो इसके सदस्य हैं उनको चुनने की प्रक्रिया क्या है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत प्रणाली, अर्थात वही प्रणाली जिसके द्वारा आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। कार्यकाल आपका है 1 वर्ष के लिए। सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या है कुल 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। काम क्या होता है इनका? तो लोक लेखा समिति के कार्यों को प्रमुखतः 3 भागों में हम देखते हैं। पहला कार्य है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। आपके यहाँ एक संवैधानिक पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनका कार्य देश के जितने भी कार्य होते हैं पैसों से रिलेटेड, जो भी उनके खाते होते हैं उन सभी चीजों की वे जांच करते हैं कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सही किया या नहीं, कहीं पे मितव्ययता करनी चाहिए वो हुई या नहीं, मतलब पूरी कसावट कसी जाती है सरकार के खर्चों पे। उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है सीएजी के द्वारा। राष्ट्रपति उसे सदन पटल पर रखवाते हैं, सदन उन पर दोबारा विचार विमर्श करता है और अच्छे से बारीकी से उन्हें जांचता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि कार्यपालिका अर्थात सरकार के कामों को कितने कड़े तरीके से संसद जांचती है, उन्हें चेक करती है। दूसरा है भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय खातों की जांच करना, अर्थात सरकार के जो अकाउंट है, जो साल भर में कितने उन्होंने उधार दिए, कितने उन्होंने उधार लिए, कितने खर्च किए, कितने अदर कामों में यूज किए, ये सभी बातों की जांच करने का काम आपकी लोक लेखा समिति करती है। तीसरा है विनियोग लेखकों की जांच करना, अर्थात सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसमें कुछ मितव्ययता की गई है, नीतियों का सही पालन किया गया है या नहीं, ये सभी बातों की भी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। इसके कार्य से ही आप समझ गए होंगे कि इतनी महत्वपूर्ण समिति क्यों है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अर्थात इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष किसी व्यक्ति को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। प्रारंभ में किसी भी व्यक्ति को इसका सदस्य बना दिया जाता था, चाहे वह विपक्षी दल का हो या सरकार के दल से हो, लेकिन बाद में यह परंपरा बन गई कि विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थात एक और समिति आप आगे पढ़ने वाले हैं, प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट समिति, उसका भी काम सरकार पे नजर रखना, उसके कार्यों की निगरानी करना होता है, इसलिए ये दोनों को जुड़वा समिति बोला जाता है या फिर रखवाला कुत्ता भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी समिति प्राक्कलन समिति। इसका विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे इसे लाया गया था।
नाम है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट समिति। आप समझ गए होंगे किसी भी चीज का एस्टिमेशन बनाना, एक प्रारूप बनाना, वह इसका काम होता है। गठन तो वैसा ही जैसा लोक लेखा समिति में था, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमणि मत पद्धति द्वारा 1 वर्ष के लिए। सदस्य संख्या यहाँ पे डिफरेंट है, याद रखिएगा। संसद की प्रमुख समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है, सदस्य संख्या कुल 30 है, सभी के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति अलग है, सदस्य संख्या 30 होती है, सभी के सभी सदस्य लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। कार्य क्या होता है? तो वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता एवं प्रशासन के संबंध में सुझाव। सामान्य रूप से सरकार जो भी खर्चे कर रही है उनमें कितनी कटौती कर सकती है, कहां कहां पैसे बचा सकती है, इन सभी बातों के बारे में सुझाव देने का काम प्राक्कलन समिति का। एस्टिमेशन से ही आप नाम से ही समझ गए होंगे। अनुमानों में निहित नीति के अंतर्गत धन का समुचित वितरण हुआ या नहीं, यह भी वह चेक करती है। अर्थात बजट में सरकार यह बताती है कि वह किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करेगी, कितने पैसे की वहां उसे आवश्यकता है, उसके बाद उसने उतना ही पैसा उस सेक्टर में खर्च किया या नहीं, ये सभी बातों को ध्यान रखने का काम प्राक्कलन समिति करती है। अध्यक्ष की नियुक्ति तो सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं, इसलिए इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही उन्हीं में से की जाती है। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति। गठन हुआ था 1964 में, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत की गई थी। गठन अर्थात कैसे इसके तो सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्यमणि मत प्रणाली, समयावधि है 1 वर्ष के लिए। सदस्य संख्या लोक लेखा समिति के समान 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। काम क्या होता है? तो सरकारी उपक्रम अर्थात आप जितने भी पीएसयू देखते हैं, सेल, भेल, एनटीपीसी, ये सब सरकारी उपक्रम कहलाते हैं, जिनमें कुछ भागीदारी सरकार की होती है, कुछ भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की होती है, या कुछ ऐसे हैं जिनमें पूर्ण रूप से सरकार का परसेंटेज होता है, सरकार पूर्ण रूप से स्वामित्व रखती है तथा उनका नियंत्रण भी करती है। उन सभी के जितने भी वित्तीय मामलों से रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी को यह देखती है। जैसे सरकारी उपक्रमों के लेखा एवं रिपोर्ट की जांच करना, लेखा अर्थात अकाउंट्स, उन्होंने कितना खर्चा किया, उनकी कितनी कमाई हुई, तथा वे अपनी रिपोर्ट जो केंद्र को देते हैं उन सभी की जांच करता है। सरकारी उपक्रम पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, सीएजी का दायरा बहुत बड़ा है, वो केंद्र के सभी विभागों के खर्चों की जांच करता है, उसके उपक्रमों की जांच करता है, राज्य के भी जितने कागजात विभाग होते हैं उन सभी की जांच भी सीएजी के द्वारा ही की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पद है। सरकारी उपक्रम का व्यवसाय के सिद्धांत व वाणिज्य प्रयोग के तहत काम का परीक्षण, यह तो चेक करेगा कि जो सरकारी उपक्रम है उसकी कमाई, उसके खर्चे आदि सही है या नहीं, तथा उसके साथ साथ वह यह भी देखेगा कि व्यवसाय के सिद्धांतों का पालन किया गया या नहीं, या फिर वाणिज्य के कॉमर्स का जो यूज उसने किया है उसमें नियमों का, नीतियों का सही पालन हुआ या नहीं। अब देखते हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति। तो सदस्य संख्या 15 + 22, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ध्यान रखिएगा, तीनों समितियों में अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाएगी। 2 समितियों में वे किसी को भी अध्यक्ष बना सकते हैं, बट लोक लेखा समिति में प्रथा यह है कि विपक्षी दल के नेता को ही या विपक्षी दल के सदस्य को ही उस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब देखते हैं कुछ और प्रमुख समितियों को, जैसे अधीनस्थ विधान समिति। जब हमने लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तब हमने कार्यपालिका शक्ति को पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अधीनस्थ विधान क्या होता है। तो अधीनस्थ विधान यह था कि संसद अपने कानून बनाने की, नियम बनाने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के किसी अधिकारी को सौंप देती है। वह संसद की एवज में या उनसे अधिकार प्राप्त करके कानून व नियम बनाता है, जिन्हें संसद वापस चेक करती है वह सही है या नहीं। तो संसद ऐसा काम
अधीनस्थ विधान समिति के माध्यम से करती है। संसद अपने काम को कम करने के लिए ऐसा प्रत्यक्ष विधायक या अधीनस्थ विधायक सौंप देती है कार्यपालिका को या किसी उसके अधिकारी को। अधीनस्थ विधान समिति का गठन 1953 में किया गया था। यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग रूप से काम करती है, अर्थात लोकसभा के लिए अलग अधीनस्थ विधान समिति है व राज्यसभा के लिए अलग अधीनस्थ विधान समिति है। सदस्य लोकसभा में भी 15 है और राज्यसभा में भी 15। कार्यकाल निश्चित नहीं, अर्थात वर्तमान में जो अधीनस्थ समिति है वह तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नई अधीनस्थ समिति का गठन नहीं हो जाता, अर्थात समय अवधि का कोई दायरा नहीं है, 1 साल 5 साल ऐसी कोई बात इसके लिए नहीं की गई, तब तक लागू रहेगी जब तक नई अधीनस्थ विधान समिति का गठन न हो जाए। कार्य संसद द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रदान की गई विधायी शक्तियों के अनुसरण में बनाए गए नियम, विनियम, उपनियम संविधान या उस अधिनियम के सम्मत है या नहीं, अर्थात संविधान या उस अधिनियम का पालन करते हैं या नहीं, इन सभी बातों की वह जांच करता है। यदि वे संविधान के या उस अधिनियम के सम्मत ना हो तो उन्हें रद्द या संशोधित करने की सिफारिश अधीनस्थ विधान समिति द्वारा सदन को की जाती है। ये थी आपकी अधीनस्थ विधान समिति। ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ विधायक आपके मेंस में एक बार पूछ चुका है, इसलिए प्री में भी पूछने की संभावना हो सकती है। कार्य मंत्रणा समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान से समझिएगा। संसद की कार्यवाही व समय तालिका बनाना। जब हमने संसद के कामकाज को देखा था तब हमने यह जाना था कि संसद किस दिन क्या कार्य करेगी, इस बातों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। कहाँ होता है तो वह कार्य मंत्रणा समिति में। देखिए, लोकसभा में 500 सदस्यों से अधिक सदस्य होते हैं, वे सभी मिलके अगर एक साथ बात करें किसी भी विषय पे तो कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए पूर्व में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस दिन किस विषय पे चर्चा करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति का केवल यही काम होता है। लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं तथा राज्यसभा के सभापति अपने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य संख्या लोकसभा में 15 होती है व राज्यसभा में 11। अब चलते हैं और महत्वपूर्ण समितियों में, जैसे एक है आपकी याचिका समिति। क्या होती है तो जनता द्वारा संसद को किसी विधेयक, लोक महत्व विषय या संघ सूची से विषय से जुड़े कार्य पर विचार करने के लिए अपनी याचिका देती है, रिक्वेस्ट करती है सदन को। उन सभी याचिकाओं पे विचार विमर्श करने के लिए याचिका समिति का गठन किया जाता है। जब हमने विधेयकों को बनाने के प्रोसेस पढ़ा था तब हमने उसमें एक प्रावधान और पढ़ा था कि यदि सदन चाहे तो किसी विधेयक पे जनता के विचार को जानने के लिए, जनता के मत को जानने के लिए उसे सार्वजनिक कर दिया जाता है। जब वह सार्वजनिक होगा तो जनता उस पे अपने सुझाव देगी। उन सभी सुझावों पे विचार विमर्श करने के लिए याचिका समिति का गठन किया जाता है। या फिर कोई तात्कालिक मुद्दा हो उठ गया जिसमें जनता सदन से रिक्वेस्ट कर रही है कि इस पे कानून बनना चाहिए, या कोई विधेयक पे चर्चा हो रही है जिसमें जनता चाहती है कि इसमें विधेयक या कानून में कुछ ऐसे प्रावधान जुड़ने चाहिए जो लोक हित में हो, या कुछ प्रावधानों में परिवर्तन होना चाहिए, तो जनता उसे संसद में भेजती है, जिस पर विचार विमर्श याचिका समिति के द्वारा किया जाता है। वह उस पर विचार विमर्श करेगी, उनके सुझावों को समझेगी, उनमें और कुछ सुझाव ऐड कर सकते हैं या हटाने, उन पर पूर्ण रूप से रिपोर्ट तैयार करके वह सदन को भेज देती है। यह काम याचिका समिति का होता है। सदस्य संख्या है लोकसभा में 15 व राज्यसभा में 16। अध्यक्ष जो स्पीकर है लोकसभा के वो होंगे और जो राज्यसभा के सभापति हैं वे इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अर्थात मंत्रियों द्वारा सदन को समय समय पर दिए गए आश्वासन, वचन व प्रतिज्ञा आदि पूरे हुए या नहीं, यदि वे पूरे हुए हैं तो समय पे पूरे हुए या नहीं, इन बातों की जांच इस समिति के द्वारा की जाती है। सामान्य रूप से
सरकार के जो मंत्री होते हैं या सरकार अपने मंत्रियों के माध्यम से सदन में अपनी बातों को रखती है, अपने उद्देश्यों को रखती है, क्या कार्य वह कर रही वह बताती है, देश के प्रति उसका क्या विजन है वह बताती है। उन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने क्या रोड मैप तैयार किया है, क्या टाइम लिमिट तैयार की है, इन सभी बातों को जांचने का काम सरकारी आश्वासन संबंधी समिति करती है। अर्थात सरकार ने जो बोला वह किया या नहीं, और यदि किया भी तो उस टाइम पीरियड में किया या नहीं कि जिसमें उसने कहा था। इस तरीके से इस कसौटी पे संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है, पूर्ण रूप से सरकार को कसा जाता है। अगला है विशेषाधिकार समिति। सदस्यों की विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच, रिपोर्ट व कार्यवाही का सुझाव देना। अर्थात यदि किसी सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन किया गया है तो उस पे कार्यवाही करेगा। उस कार्यवाही में जो भी बातें होंगी, जो भी सुझाव होंगे, जो भी रिपोर्ट होगी, वो सदन के समक्ष रखने का कार्य विशेषाधिकार समिति के द्वारा किया जाता है। अब है विभागीय समितियां, अर्थात स्थायी समितियों को हमने दो भागों में बांटा था, एक थी पैसों से संबंधित, एक थी विभागों से संबंधित। अब हम चर्चा करेंगे विभागीय समितियों की। तो विभागीय समितियों का गठन 1993 में किया गया था। क्यों किया गया? तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी बनाने के लिए या प्रभावी रखने के लिए। कुल सदस्य संख्या 24 थी 1993 में। इसमें जब बनाई गई थी तब कुल मिला के 17 समितियां गठित की गई थी जो कि विभागीय समितियां हुआ करती थी। 2004 में इनमें बढ़ोतरी कर दी गई और कुल 24 विभागीय समितियां बना दी गई। 16 + 8 अर्थात 16 ऐसी समितियां थी जो कि लोकसभा के अधीन कार्य करती थी तथा 8 ऐसी समितियां थी जो कि राज्यसभा के अधीन कार्य करती थी। सभी समितियां विभागों से संबंधित होती थी। विभाग कैसे? तो जो प्रमुख विभाग है अर्थात रेल, वित्त, रक्षा, ये जो बड़े बड़े और अति महत्वपूर्ण विभाग है, इन विभागों में एक एक समितियां रखी गई तथा इनके अलावा जो अन्य विभाग बचते हैं उनमें दो दो समितियां बना दी गई। अध्यक्षों की नियुक्ति, तो ये जो भी समितियां लोकसभा में बनी, राज्यसभा में बनी, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति स्पीकर व सभापति के द्वारा की जाती थी। एक बात याद रखिएगा, ये जो समितियां बनती हैं विभागीय समितियां हैं, इनका काम यह है कि कौन विभाग कैसे कार्य कर रहा है उन पे नजर रखी जाए, देख रेख की जाए। इसलिए उस विभाग की जो समिति है उसका अध्यक्ष मंत्री को नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ऐसा व्यक्ति सदस्य बनेगा जिसका सरकार से संबंध ना हो, ताकि ईमानदारी रहे, एक पारदर्शिता रहे। सदस्य, प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। समय, तो इस समिति का समय गठन होने के 1 वर्ष तक होता है। काम वही है कि किसी भी मंत्रालय से संबंधित जो भी कार्य है, चाहे वो संसद से संबंधित कार्य हो अर्थात कानून को बनाना हो, तो वह जो भी रिलेटेड उस मंत्रालय से संबंधित कार्य हो उनकी जांच करना, उन्हें देखना, या फिर उस मंत्रालय ने जो भी डिमांड की है पैसे के लिए उनसे संबंधित जो भी लेखा जोखा है उन सभी को यह डिपार्टमेंट देखता है, यह विभागीय समितियां ये वाली देखती। अब है दूसरा अस्थायी समितियां। 2 प्रकार की समितियां हमने पढ़नी है। हमने स्थायी समितियों को देख लिया जिनका अस्तित्व हमेशा रहेगा, जिनके सदस्यों का कार्यकाल एक निश्चित होता है। उसके अलावा एक अन्य समितियां भी होती हैं जिसे हम अस्थायी समिति कहते हैं। अस्थायी समिति कहने का अर्थ यह है कि इनका अस्तित्व तब तक रहता है, यह माफ कीजिएगा, अस्थायी समितियां वे होती है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाए, किसी पर्टिकुलर बात के लिए उनका गठन किया जाए और जब वह कार्य पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद ये समितियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। अस्थायी समितियां विशेष प्रयोजन हेतु बनाई जाएंगी। प्रकार, 2 प्रकार की अस्थायी समितियां होती हैं। पहली है जांच, दूसरी है सलाहकार। अस्थायी समिति किसी पर्टिकुलर विषय के लिए बनेगी। वह विषय 2 प्रकार का हो सकता है, किसी चीज की जांच के लिए वह विषय बने या किसी चीज की सलाह देने के लिए वह विषय बने। पहली को हम देखते हैं जांच समिति। तत्कालिक घटना की जांच हेतु, अर्थात आपके देश में कुछ ऐसी घटना हो जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, तो उनसे
उस विषय पे जांच के लिए संसद एक कमेटी का गठन कर सकती है। उदाहरण के लिए कारगिल घटना जो घटी थी उस पर सुब्रमण्यम समिति गठित की गई थी। विचार विमर्श किया गया था कि वह घटना क्या थी, उसमें क्या हुआ तथा उससे जुड़े क्या सुझाव उस समिति ने किए। ये सभी बातें संसद के द्वारा इस प्रावधान में लाई गई। एक और थी आपकी बोफोर्स घोटाला या फिर आपका शेयर मार्केट का घोटाला। ये सब घटनाएं जब घटी, इनके लिए भी संसद के द्वारा विभिन्न कमेटियां समय समय पे गठित की गई। ये जांच करती थी कि उन सभी घटनाओं में क्यों हुई या उनका कारण क्या था तथा उनका अब सुझाव क्या होगा। ये सभी बातें इस समिति के द्वारा की जाती है, इसलिए इन्हें जांच समिति के दायरे में रखा जाता है। दूसरी आपकी सलाहकारी समितियां, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए किसी सदन की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति। जैसा हमने देखा था जब विधेयकों का निर्माण होता है तो सदन चाहे तो उस सदन के ही कुछ सदस्यों को मिलाकर एक प्रवर समिति बना दे। वह समिति अलग से उस विधेयक पे विचार विमर्श करेगी, गहन रूप से उसे समझेगी, परखेगी तथा उससे होने वाले प्रभावों को भी वह जांचेगी तथा अपने सुझाव उस सदन पे वापस रखती है, जिस पर सदन पुनः विचार विमर्श करके मतदान करते हुए उस अधिनियम में संशोधन करके उसे पास करता है। या फिर चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाकर भी यह कार्य किया जा सकता है। तो ये समितियां सलाहकारी समितियां होती हैं क्योंकि ये केवल सलाह देने का काम करती हैं सदन को। बाद में इनकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है और उन पे फिर से विचार विमर्श करते हुए मतदान कराया जाता है और अधिनियम को पारित किया जाता है। एक और समितियां होती हैं वह है आपकी परामर्शदात्री समितियां, अर्थात मंत्रालयों से संबंधित संसदीय कार्य हेतु। जैसे कोई भी मंत्रालय है, उसके द्वारा कोई विधेयक को बनाना है तो वह विधेयक उस समिति के द्वारा बनाया जाएगा। उसमें वह संसदीय कार्य समिति की हेल्प लेगा, साथ में कानून मंत्रालय की भी हेल्प लेगा तथा यदि कोई अन्य संसद का सदस्य है जो उस विभाग से संबंधित उस विधेयक पे अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है या समझना चाह रहा है उस विधेयक को, तो यह एक मंच प्रदान करता है उस पर्टिकुलर विभाग के बीच और अन्य सदस्यों के बीच उस विधेयक के निर्माण में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही भी है ताकि एक विधेयक बहुत अच्छे तरीके से बन सके, क्योंकि समय की बाध्यता बहुत कम होती है। संसद में बहुत सारे विषयों पर बात करनी होती है, बहुत कम टाइम होता है विधेयकों को पारित करने के लिए। राजनीतिक हित के कारण बहुत बार उसकी बैठकें बाधित होती हैं, उसके कार्य नहीं हो पाते, बहुत सारे पैसों का भी नुकसान होता है। तो ऐसी सलाहकारी समितियां उस विभाग के जिस समय विभाग में उसे गठित की गई है उसके मंत्री की अध्यक्षता में या राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संचालित होती है। तो ये थी संसद के कुछ प्रमुख समितियां जिनकी आज हमने चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। कुछ समितियां ऐसी थी जिन्हें आप पहले से जानते होंगे, कुछ समितियां ऐसी जिन्हें आप पहली बार जाने होंगे तथा कुछ समितियां ऐसी हैं जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं बता पाया हूँ, उन्हें मैं नोट्स में देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।